आज हम डिस्कस करेंगे सोनेट 18 कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। इस सोनेट का टाइटल है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। शेक्सपियर ने काफ़ी सोनेट लिखे हैं, करीब 153, और ये सोनेट दो लोगों को उन्होंने एड्रेस की हैं। एक तो उनके फ्रेंड हैं, उनके संरक्षक पेट्रन, एक वेरी हैंडसम यंग लॉर्ड, और बाकी जो सोनेट हैं वो एक डार्क लेडी जो उनकी लवर है, उनको एड्रेस किए। चलिए हम आज डिस्कस करते हैं सोनेट 18 शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling birds of May, and summer's lease hath all too short a date. अब यहाँ पर जो टाइटल है सोनेट का और जो फर्स्ट लाइन है इसकी वो है शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। ये अपने फ्रेंड की, अपने जो उनका एक उनकी लवर हो सकती है, एक वुमन हो सकती है, या उनका फ्रेंड हो सकता है, अभी इसमें हम नहीं जाएंगे इस डिटेल में। तो वो कहते हैं कि आपकी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, क्या मैं उसको समर्स डे से कंपेयर करूं? एक रिटोरिकल क्वेश्चन रेज करते हैं। अब आपको थोड़ी हैरानी होगी कि समर डे तो थोड़ा सा हार्श होता है, वो कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं होता, तो फिर उसको समर डे से हम ये अपने फ्रेंड की ब्यूटी को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस पोएम की जो सेटिंग है वो ब्रिटेन है, और जो ब्रिटिश समर है वो एक तरह से ऐसी है जैसे हमारी स्प्रिंग सीजन होता है, जो बसंत ऋतु होती है। और समर वहाँ पर शॉर्ट लिव्ड है, बहुत थोड़े टाइम रहती है, लेकिन बहुत प्लेजेंट वो एक वेदर होता है। लेकिन समर में भी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए डाउट है। पोइट जब कहते हैं कि शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, उनको ऐसा लग रहा है कि समर डे तो ब्यूटीफुल होता ही है, लेकिन उनका जो फ्रेंड है वो उससे भी ब्यूटीफुल है। समर हैज गॉट सम इश्यूज। वो क्या है? वो ये कह रहे हैं कि दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। अब यहां पर बात ये आ जाती है कि वो कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर एक तरह से, ये जो इमेजरी है समर सीजन की, इससे कंपेयर करें समर डे से कि आप उससे भी ज़्यादा लवली हैं, उससे भी ज़्यादा टेम्परेट हैं। टेम्परेट का मतलब यहाँ पर मॉडरेट, माइल्ड, सॉफ्ट। तो समर सीजन में, समर डे में क्या होगा? रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। अब मई का महीना है, कभी कभी रफ विंड्स चलती हैं, बहुत तेज़ हवा चलती हैं। वो क्या करती हैं, जो बर्ड्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, जो खिले हुए हैं, डार्लिंग बर्ड्स, ये उनको झकझोर देती हैं, उनको एक तरह से रफल कर देती हैं। तो एक तरह से जो समर डे है वो भी स्टेबल नहीं है, वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस है। लेकिन इनका जो फ्रेंड है, जो इनकी जो लवर है, उसमें इतनी स्टेबिलिटी है कि उसकी जो काम एंड क्वाइट, जो कंपोजर है, जो लवलीनेस है, जो टेम्परेट उनकी नेचर है, वो कभी भी एक तरह से डिस्टर्ब नहीं होती। एंड समर्स लीज हैड ऑल टू शॉर्ट ए डेट। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है समर डे में, समर सीजन में? वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। उसकी जो लीज है, जो टाइम पीरियड है, वो बहुत थोड़े टाइम का है। दो बातें यहाँ पर आ गई। एक, समर डे बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्लेजेंट है, लेकिन कभी कभी उसमें भी डिस्टर्बेंस आती है। और जो फ्लावर्स और जो बर्ड्स हमें दिखती हैं, वो कभी कभी रफ विंड्स उनको भी शेक करती है। इसका मतलब उसका टेम्परामेंट चेंज होता है। और दूसरी बात यह है कि शॉर्ट लिव्ड है, बहुत थोड़े टाइम रहने वाली है, लेकिन इनके फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो लॉन्ग लास्टिंग है, पेरेनियल है। चलो आगे पढ़ते हैं।
फिर क्या प्रॉब्लम है समर डे में? समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स एंड ऑफन इन हिज गोल्ड complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed. अब एक कंपैरिजन वो करते हैं इससे, सूरज से। आई ऑफ हेवन, अब जो ये सन आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक तरह से उन्होंने एक इमेजरी यूज की है। किस तरह से अपने वर्ड से उन्होंने नेचर को डिस्क्राइब किया है, सन को डिस्क्राइब किया है, और एक मेटाफर यूज किया है कि आई ऑफ हेवन क्या है? सन है। आई ऑफ हेवन शाइन्स टू हॉट। बेशक ये बहुत प्लेजेंट डे होता है, लेकिन कभी कभी इसमें भी सनशाइन बहुत ब्राइट होता है, इंटॉलरेबल होता है। एंड ऑफन इज गोल्ड complexion dimmed, इज मीन्स सन। और कभी कभी ये देखिए, जो सूरज है वो बादलों से घिर जाता है, और उसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है, जो ऊपर आप देखते हैं गोल्ड कॉम्प्लेक्शन, जो रंग है, जो सुनहरी रंग है, वो कभी कभी क्या हो जाता है? डिम हो जाता है, फीका पड़ जाता है, वो डार्क हो जाता है। लेकिन उनके फ्रेंड की ब्यूटी कभी भी ऐसी नहीं होती। तो क्यों हो जाता है ये सब? बाय चांस, या तो एक्सीडेंटल कोई वेदर चेंज होता है, या कोई ऐसी ऑल ऑफ सडन सिचुएशन बन जाती है कि जिसकी वजह से ये सब बदलता है। ये इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। ये कह रहे हैं कि सूरज में भी बदलाव आता है, और जितनी भी नेचर में ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस, और जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर हैं, वो एक दिन डिक्लाइन हो जाएंगे। डिक्लाइन होने का मतलब है कि उनकी जो ब्यूटी है वो डिजेनरेट होनी है। समय के साथ सारी चीज़ें ओल्ड हो जाती हैं, उनकी क्वालिटी डिजेनरेट हो जाती है, और वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है। कैसे हो जाती है? बाई चांस, या तो बाई एक्सीडेंट, और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। और दूसरा ये है कि कभी कभी जो ये बाई चांस हो जाती है, और दूसरा जो तरीका है वो बिल्कुल नेचुरल है। वो क्या है कि नेचर अपने तरीके से चलती है, वो अनट्रिम्ड है, वो अनटेम्ड है। नेचर अनट्रिम्ड है, उसका अपना एक टाइम पीरियड होता है, जितना जिसका वैलिडिटी है उतने ही टाइम चीज़ें चलती हैं, और नेचुरली चीज़ें डिक्लाइन हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर हैं, जो भी फेयर चीज़ें हैं, वो एक न एक दिन सभी डिक्लाइन होंगी, उनकी ब्यूटी चली जाएगी। लेकिन बट thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. अब फिर एक मेटाफर यूज करते हैं वो, इटर्नल समर। दाई इटर्नल समर मीन्स जो उनकी ब्यूटी है वो एक तरह से वो समर नहीं है जो नेचुरल समर है, जो शॉर्ट लिव्ड है। उनकी ब्यूटी इटर्नल है, परमानेंट है, वो फेड नहीं होगी, वो कभी भी डिक्लाइन नहीं होगी, कभी डिजेनरेट नहीं होगी। His lover will remain beautiful eternally forever. आगे, nor lose possession of that fair thou owest, और जो भी ब्यूटी आपके पास है कभी भी आप उसकी वो कभी उसको आप लूज नहीं करेंगे। पोजेशन का मतलब है जिसकी आप मालिक हैं, जिस सुंदरता के आप मालिक हैं, वो कभी भी आपके पास से नहीं जाएगी। नॉर शेल डेथ ब्रैग, और कभी भी डेथ भी ऐसा बोस्ट ऑफ नहीं कर पाएगी। ब्रैग का मतलब है बोस्ट ऑफ करना। तो डेथ जो है वो सभी को एक दिन अपने लपेटे में ले लेती है। तो डेथ यहाँ पर एक तरह से इसका पर्सोनिफिकेशन किया है, मानवीकरण किया है कि डेथ क्या है, नॉर शेल डेथ ब्रैग, और कभी भी डेथ ऐसा बोस्ट ऑफ नहीं कर पाएगी, ऐसी
नहीं बोल पाएगी दाउ वंडरस्ट इन शेड। यहाँ पर डेथ जो है पर्सोनिफिकेशन है, ये मेल की तरह यूज किया है, तो हिज शेड का मतलब है कि जो डेथ है, जो मौत है, वो कभी भी तुम्हें अपनी छाया में या अपने कंट्रोल में नहीं ले पाएगी। ऐसी बात कि कभी भी तुम मौत, एक तरह से जो डेथ है, एक तरह से जो तुम्हारा डिक्लाइन है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो कभी भी ऐसा बोस्ट ऑफ नहीं कर सकते कि तुम्हारी ब्यूटी चली गई। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या रीजन है? कैसे नहीं होगा? When in eternal lines to time thou growest, जब इटर्नल लाइंस, फिर एक तरह से मेटाफोरिकल लैंग्वेज है। जो पोइट्री है, पोइट्री की लाइंस है, उसको कह रहे हैं कि इटर्नल लाइंस, परमानेंट रहने वाली चीज। सारी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स डिक्लाइन हो जाएंगे, लेकिन जो पोइट्री है वो कभी भी खत्म नहीं होगी, वो इटर्नल होती है। तो मेरी पोइट्री में आप हमेशा ग्रो करेंगी टाइम के साथ, हमेशा वक्त के साथ। मीन्स रहते दुनिया तक आपकी सुंदरता, आपकी ब्यूटी प्रिजर्व रहेगी। वो फिजिकली तो चली जाएगी, लेकिन वो हमेशा रहेगी। वो किस में रहेगी? वो जो पोइट्री की लाइन्स हैं उसमें। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। और जब तक दुनिया है, जब तक लोग हैं, जब तक लोग देख पा रहे हैं, और वो एक तरह से जब तक वो सांस ले पा रहे हैं लोग, या वो देख पा रहे हैं, तब तक मेरी पोइट्री आपको, आपकी ब्यूटी को, सुंदरता को हमेशा ही जीवन दान देगी। एक तरह से मेरी पोइट्री में आप हमेशा ही एक तरह से अमर हो जाओगे, ये कहने की बात है। तो अब देखते हैं, हमने ये जो पोएम समझी, इसमें ये है कि एक हाइपरबॉलिक लैंग्वेज यहाँ पर पोइट यूज करते हैं कि कैसे सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, मतलब एक बहुत बड़ा क्लेम यहाँ शेक्सपियर कर रहे हैं कि उसकी पोइट्री में इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि जब तक इस दुनिया पे में लोग, मानवता जिंदा रहेगी, ह्यूमन बींग्स रहेंगे, तब तक आपकी ब्यूटी हमेशा रहेगी, क्योंकि आप मेरी पोइट्री के थ्रू एक तरह से अमर हो गए हैं। तो इस पोएम में हमने देखा कि कितने इमेजरी, मेटाफर और इस तरह से यूज किया है। अब हम देखते हैं कि इस पोएम की स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, एक सोनेट किस तरह से होता है, और उसकी राइम स्कीम, ये सब हम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम की जब हम बात करें तो ये एक सोनेट है। मैं पहले कहा सोनेट एक सॉन्ग होता है, एक शॉर्ट लिरिकल पोएम है। इट्स ऑफ 14 लाइंस। अब जो 14 लाइंस होती हैं, उसका भी जो राइम स्कीम होती है वो भी एक बड़ी इंट्रिकेट होती है, बड़ी जटिल होती है, बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। दो तरह के सोनेट मोटे तौर से हम समझते हैं। एक है पेट्रार्कन सोनेट, जो इटालियन सोनेट भी बोल देते हैं, क्योंकि पेट्रार्क इटली के जो पोइट थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। और दूसरा जो सोनेट है वो उसको कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट, जो इंग्लैंड के लोगों ने मॉडिफाई किया। जो इटालियन सोनेट है उसकी राइम स्कीम, उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग है और शेक्सपियरियन की अलग है। तो ये जो सोनेट है अभी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये शेक्सपियरियन सोनेट है। इसमें क्या है, इस सोनेट में 3 क्वार्टरिन है, 3 स्टेंजा हैं 4-4 लाइन के। अब ये आप देख सकते हो कि ये जो मैंने, ये रेड कलर है, रेड नहीं है एक्चुअली, ये रोज कलर है एक तरह से, ठीक है, चलो मैं रेड ही मानता हूँ, ज़्यादा डिफरेंस हम नहीं समझते। आप ये 4 लाइन है, एक क्वार्टरिन है ये। उसके बाद फिर ये ब्लू लाइन में 4 आप देखते हो, ये 4 लाइन, फिर अगला क्वार्टरिन, और फिर ये थर्ड क्वार्टरिन आ जाता है, फिर अगेन उसी कलर में मैंने इसको दिया है। और फाइनली एक कपलेट है 2 लाइन का, ये देखिए आप,
ये 2 लाइन का कपलेट है, 3 क्वार्टेन और 2 कपलेट इसमें हैं। अब ये तो मैंने एक मोटे तौर से स्ट्रक्चर बताई कि जो शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट है उसका डिवीजन कैसे है। 14 लाइंस को वो 3 क्वार्टेन और 1 कपलेट में उन्होंने उसको डिवाइड किया। अब इनकी जो राइम स्कीम है वो देखिए। राइम स्कीम क्या होती है? जो राइमिंग वर्ड, जो फाइनल सिलेबल होता है, सिलेबल मैं कह रहा हूं, वर्ड नहीं कह रहा हूं। जैसे डे, ये एक सिलेबल है। अगला जो है टेम्परेट, तो यहां पर मैं टेम्पर को नहीं ले रहा हूं, सिर्फ 8 जो फाइनल सिलेबल है इसको। और उसके बाद में फिर डेट, फिर साइंस को मैं शाह नहीं ले रहा हूं, मैं आइंस ले रहा हूं। और मैं डिम्ड, इड इसको ले रहा हूं। ऐसे लाइंस में आइज, लाइंस, और अनट्रिम्ड को मैं अनट्रिम को छोड़ रहा हूं, बिल्कुल फाइनल इम्ड इसको मैं ले रहा हूं। तो इस तरह से आपने फाइनल सिलेबल पे ध्यान देना है। और ये एक लाइन दूसरी लाइन से कैसे राइम करती, कैसे इनकी तुकबंदी होती है, ये आपने देखना है। अगर राइम स्कीम को आपने ठीक से समझना है तो मैं आपको इसको समझाता हूं, इसका तरीका क्या है राइम स्कीम को समझने का। जैसे पहला वर्ड है डे, लास्ट का, ये जो फाइनल, इस लाइन का जो फाइनल वर्ड या फाइनल सिलेबल मैं कहूंगा, ये फाइनल सिलेबल डे, ए, ये आ गया। तो ए जो है, ये इस साउंड को हमने शुरुआत कर ली ए से। ये आप किसी से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन हमने एक तरह से शुरुआत जब पहला होगा तो हम ए से शुरू करते हैं। ए बी सी डी ऐसे जो 26 लेटर हैं वैसे हमने लिया है। तो पहली जो साउंड है वो ए, उसके बाद टेम्परेट, 8, डे, ए, 8, ये दोनों अलग हो गई। तो अगली जैसे 8 है, इसको हमने दे दिया नाम बी का। ये हमने मान लिया कि ये साउंड है, ये है बी। उसके बाद फिर अगली तीसरी जो लाइन है उसमें मे, ए, फिर ये ए आ गया। तो ए किस जैसा है? ये डे जैसा, इस जैसा है। इसलिए हमने अगली को टी नहीं कहा, उसको हमने ए कहा, क्योंकि जैसे ये वैसे ही ये तीसरी लाइन, तो ए हो गया। अब फिर उसके बाद जो चौथी लाइन है डेट, 8 कैसा है? ये टेम्परेट, ये जो दूसरी लाइन जिसको हमने बी बोला था उस जैसा, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? इसको हमने बी बोला। तो आपकी राइम स्कीम इस क्वार्टेन की क्या बन गई? ए बी, जो मैंने यहां पर लिखा है देखो, ये है ए बी। जो पहला क्वार्टेन है वो है ए बी। इसी तरह से अब ये जो 4 साउंड हमने इन सिलेबल की देखी, तो अगला जो क्वार्टेन शुरू होता है साइंस, आइंस जो है, ये बिल्कुल चारों लाइन से नहीं मिलता, बिल्कुल अलग है। तो इसको हमने शुरुआत कर ली फिर सी से। और फिर डिम्ड, ये भी ये साइन से अलग है, और 4 जो ऊपर उनसे भी अलग है, तो इसलिए इसको बोल दिया डी। और उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट क्वार्टेन को डिफाइन किया था, वैसे ही इसकी जो ये पहली लाइन है आइंस, इसी तरह से लाइंस, इससे इसने राइम किया, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया सी। और अगली जो है ट्रिम्ड, ये डिम्ड जैसा है, इसलिए इसको हमने डी बोल दिया। तो राइम स्कीम क्या बनी? सी डी। और अगला जो क्वार्टेन है, थर्ड क्वार्टेन, उसकी साउंड भी बिल्कुल अलग है। जो फेड है वो एक नई साउंड है, इसलिए हमने उसको ई से शुरू किया। और ओवेस्ट है, ये एफ है। इसी तरह जो शेड है वो इस जैसी है ई की तरह, तो ई रख दिया और इसको एफ रख दिया। अब बात आती है लास्ट के कपलेट की। जो कपलेट का मतलब 2 लाइन, दोहा जैसे हिंदी में कहते हैं, इस कपलेट को हमने दिया है राइम स्कीम इसकी जी, क्योंकि ये इन ऊपर वाली जो भी अभी तक हमारे पास जो 12 लाइंस की साउंड है उनसे बिल्कुल अलग है। जैसे सी और दी, ये दोनों एक जैसी हैं, इसलिए जी हो गया। तो अब राइम स्कीम मैं आपको बताऊं, अब देख लो, ए बी, सी डी, ई एफ और जी। ये तो इसकी राइम स्कीम हुई और इसका डिवीजन हुआ क्वार्टेन में। अब फिर एक दूसरी बात आती है, इसको हम कहते हैं कि ये आइएम्बिक पेंटामीटर। ये यहाँ पर लिखा है, ये क्या है? आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्ब जो साउंड होती है वो घोड़ा जैसे चलता है उस तरह से उसकी एक चाल होती है, उसको आइएम्ब बोलते हैं। तो आइएम्बिक है ये घोड़ा जैसे चलता है उस तरह की चाल है। कैसे?
एक शॉर्ट फिर लॉन्ग, एक शॉर्ट फिर लॉन्ग, एक शॉर्ट फिर लॉन्ग, जो हिंदी में हम कहते हैं लघु दीर्घ, लघु दीर्घ। अब लघु दीर्घ क्या है? ये भी एक तरह से सिलेबल। और अब जैसे राइम स्कीम को हमने यहाँ फाइनल सिलेबल से डिसाइड किया है, तो आपकी जो आइएम्बिक पेंटामीटर, जो मीटर होता है किसी पोइट्री का, तो मीटर होता है कि एक पोएम की जो लाइन है, एक कंप्लीट एक लाइन है, उस लाइन में जो सिलेबल है उनको कैसे अरेंज किया है। आप वर्ड्स कह लो, लेकिन वर्ड्स एक बड़ी यूनिट होती है, सिलेबल एक उसका पार्ट होता है। तो एक जो लाइन है उसमें कितने सिलेबल हैं, इंग्लिश जो पोइट्री है उसकी जो पैटर्न है काउंट करने का, उसके मीटर का, वो अलग है, वो सिलेबल बेस्ड है। और सिलेबल टाइम स्ट्रेस्ड इसको हम कहते हैं। ये जो स्ट्रेस पैटर्न है वो अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड ऐसे चलता है। तो अब ये जो पूरी लाइन है, पहले आप ये समझ लें, इसमें 10 सिलेबल हैं। और 10 सिलेबल मतलब एक 2 सिलेबल का 1 मीटर बनता है। तो ऐसे 10 सिलेबल के बन गए हमारे पास 5 मीटर। 5 इंटू 2 हम करते हैं तो 10 सिलेबल और 5 मीटर, तो इसलिए इसको पेंटामीटर कहते हैं। पेंटा का मतलब, पेंट मतलब पंच, 5। जो संस्कृत का पेंटा है, पंच है, वही यहाँ पर लैटिन में पेंटा है। तो पेंटामीटर, ये 5 मीटर का एक तरह से आपकी लाइन है। और इसमें 10 सिलेबल हैं। जैसे पहला सिलेबल मैं बता देता हूँ, शेल, फिर आई, फिर कम तीसरा, पेयर चौथा, दी पांचवा, टू छठा, ए सातवां, और सम एट्थ, नाइन्थ एंड डे फाइनल 10। ये 10 सिलेबल इसमें हैं। और इन्हीं 10 सिलेबल को, एक सिलेबल जो होगा वो पहला जो होगा आइएम्बिक में अनस्ट्रेस्ड होगा, जिस पे थोड़ा सा कम जोर दिया जाएगा। और अगला जो होगा वो स्ट्रेस्ड होगा। चलाई, अब शेल पे कम है, आई। कंपेयर, ये कम पे कम है, इसको अनस्ट्रेस्ड कहेंगे। और पैर जो है ये स्ट्रेस्ड है। इस तरह से अनस्ट्रेस्ड और उसके बाद स्ट्रेस्ड ऐसे चलेगा। तो इसमें जो बड़े वर्ड्स हैं जैसे कंपेयर है और समर है, इनको हम 2-2 सिलेबल हैं ये, बाकी 1-1 हैं। तो ऐसे आप कंपेयर करें, इस तरह से आइएम्बिक पेंटामीटर इसका है। और जो हम कहते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच इसमें जो यूज हुए हैं वो एक इमेजरी है। इमेजरी, इसको नेचुरल इमेजरी कहते हैं। उसके बाद इसमें सिमिली है कि कैसे कंपेयर किया, जो कंपैरिजन होता है, बिल्कुल डायरेक्ट कंपैरिजन, इसको एज का यूज करते हुए हम करते हैं। तो और फिर कुछ मेटाफर्स यूज किए हैं, जैसे जिसको ऐसे यूज इन्होंने क्या कि जैसे डार्लिंग बर्ड्स और आई ऑफ हेवन, ये सन के लिए यूज किया है। इसी तरह से फिर पर्सोनिफिकेशन यूज किया, जैसे डेथ को पर्सोनिफाई किया है, ह्यूमन क्वालिटीज उसको दी हैं। तो इस तरह से ये सोनेट है, जिसमें अब हमने इसकी फिगर ऑफ स्पीच भी डिस्कस किए, साथ में इसका एनालिसिस किया कि क्या इसका मीनिंग निकलता है और इसकी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी राइम स्कीम और इसका जो मीटर है वो हमने डिस्कस किया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।